आइए तो मेरे दोस्तों, आज जो है हम लोग अगला वीडियो देखने जा रहे हैं उसी चैप्टर का, भारत संसाधन एवं उपयोग में से। ठीक है, जिसमें हम लोग को यहाँ देखना है, 2 वीडियो देख चुके थे, उसके पहले जो नहीं देखा है वो देखिएगा जा करके। और ये मेरा चैनल, एक बार फिर से सुन लो मेरा नाम। ये मेरे चैनल का नाम जो है वो RK स्टडी, RK STUDY 7739। ये मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल का नाम है। आप तो बाकी समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में हम, है कि नहीं। ये मेरा चैनल है, इस पर आइएगा, बाकी ज्योग्राफी का पूरा मिलेगा और भी विषय का मिलेगा। तो अब बिना देरी को शुरू करते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून। इसके पहले वाला वीडियो में भी बताए हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ है रियो डी जेनेरो ब्राजील में, और आज उसका डेट भी बता रहे हैं 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विकसित एवं विकासशील देश कहने का मतलब क्या होता है? विकसित एवं विकासशील देश कहने का मतलब होता है, विकसित देश वैसा देश जो विकास कर चुका है उसे विकसित देश कहते हैं, और विकासशील देश जो विकास नहीं कर चुका है यानी कि विकास कर ही रहा है, तब उसे जो है हम लोग विकासशील कहेंगे। जो देश विकास कर चुका है उसे विकसित देश, और जो देश विकास नहीं कर चुका है उसे विकासशील देश कहेंगे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब चलते हैं आगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये भी बताए हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है 23 से 27 जून 23 से 27 जून 1997 को 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में 5 वर्ष के बाद, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद होगा। कौन सा पृथ्वी सम्मेलन? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कब? तो 23 से 27 जून 1997 को, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को। 92 जब 5 वर्ष बाद हुआ, आयोजित हुआ, तो इसीलिए जो है उसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो +5 सम्मेलन जो है किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अब आगे का रहा है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 वर्ष बाद, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में, 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में आयोजित हुआ। और इसमें जो है विश्व के तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसमें? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में जो है विश्व के विभिन्न देशों से लगभग कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए? तो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कैसे प्रतिनिधि? तो विकसित एवं विकासशील देशों के प्रतिनिधि, विकसित एवं विकासशील देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और आगे कह रहा है कि
क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में, क्योटो सम्मेलन जो है दिसंबर 1997 में पृथ्वी को, क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 को पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो है जापान के क्योटो में, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें 159 देशों ने भाग लिया, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैसों को जिम्मेवार माना गया। ग्लोबल वार्मिंग में कितने गैसों को जिम्मेवार माना गया? तो 6 गैसों को, कितने गैसों को? 6 गैसों को जिम्मेवार माना गया, जो इस प्रकार है, इधर देखिए, CO2, मीथेन, N2O, HFC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये 6 गैस को जो है ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेवार माना गया। और ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग समझिए, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? कहा जाता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण, क्लोरोफ्लोरो के कार्बन के बढ़ने के कारण जो है पृथ्वी के औसत तापमान में, पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को, पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो फिर से समझिएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी के औसत तापमान में, पृथ्वी के औसत तापमान में जो बढ़ोतरी होती है उसी को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी और आगे बताते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अब देखिए आगे जो है वहाँ तक तो बताए हैं, तो वहाँ से ही जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। बाकी कुछ एक बार पूरे रिवाइज कर दिया जाए चैप्टर को, ठीक है? इसलिए इसको नोट में समझेंगे, नोट में समझेंगे इसको, पूरा चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव था सब इसमें आ जाएगा लगभग, ठीक है? उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। पहला दिन तुम लोग को बताए थे संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं? तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को क्या करती है? पूर्ति करती है, उसे संसाधन कहा जाता है। और संसाधन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। देखिए नहीं भी समझ में आ रहा है, पहले कुछ सुनिए। मोटिवेशनल वर्ड कहा जाता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठी मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए समझिए इसको हम लोग। कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें प्राकृतिक के द्वारा होती है उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें प्राकृतिक के द्वारा होती है उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, वन एवं वन्य प्राणी जितना भी प्राकृतिक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और दूसरा जो है वो मानवीय संसाधन है। मानव के द्वारा बनाए गए या निर्माण किए गए या प्राप्त किए गए संसाधन को मानवीय संसाधन कहा जाता है।
अब दोनों संसाधन समझ में आया होगा। प्राकृतिक के द्वारा जो प्राप्त होगा प्राकृतिक संसाधन, मानव के द्वारा जो प्राप्त होगा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। और मानवीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला संरचनाएं एवं संस्थाएं के आधार पर और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। अब पहला टॉपिक समझिए प्राकृतिक में नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं ये पहला दिन भी बताए थे तुम लोग को। तो वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद जो है पुनः प्राप्त या निर्माण किया जा सकता है तब उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त या निर्माण किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे क्या होगा, जल, विद्युत, ये सभी जो है सौर ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन बस इसके विपरीत। इसमें क्या हो रहा था, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण या प्राप्त किया जा रहा था, लेकिन इसमें जो है एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण या प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब उसे अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण या प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, जैसे ये मार्कर लेंगे तो ये मार्कर का हम लोग लगातार अभी यूज कर रहे हैं। एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसको हम लोग पुनः जो है उपयोग में नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये नष्ट हो चुका रहेगा। तो ये जो हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। और बहुत सारे पदार्थ हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण या प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल होगा। अब नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला सतत अथवा प्रवाह संसाधन। पहला जो होता है वो सतत अथवा प्रवाह संसाधन, सतत अथवा प्रवाह संसाधन। और दूसरा जो होता है जैव संसाधन, दूसरा जो होता है जैव संसाधन। दोनों को समझिए। सतत अथवा प्रवाह संसाधन किसे कहा जाता है, वैसा संसाधन जिसका सतत यानी कि लगातार उपयोग किया जा सकता है तब उसे जो है सतत अथवा प्रवाह संसाधन कहा जाता है। जैसे पवन कहने का मतलब होता है हवा। हवा का हम लोग सतत यानी कि लगातार यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हर एक पल हर पल जो है इसका यूज करते हैं पवन का यानी कि हवा का। और जल का भी यूज करते हैं। तो पवन और जल जो है सतत अथवा प्रवाह संसाधन है। जल भी जो है एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है और हवा भी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सतत अथवा प्रवाह संसाधन वैसा संसाधन जिसका सतत प्रवाह किया जा सकता है या सतत यानी कि लगातार यूज या उपयोग किया जा सकता है तब उसे सतत अथवा प्रवाह संसाधन कहा जाता है। जैसे पवन, जल। तो दूसरा समझिए जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहा जाता है, तो एक पहला वीडियो में भी बताए थे कि वैसे संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है, जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। और इसके विपरीत एक होता है अजैव संसाधन, ये भी बताए थे। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है या जिसमें जान नहीं पाया जाता है तब उसे जो है अजैव संसाधन। लेकिन जिसमें जान पाया जाएगा, जिसमें सजीवों का लक्षण पाया जाएगा उसे जैव। जैसे हरे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी जो हो गया वो जैव संसाधन के अंतर्गत आता है या उसका एग्जाम्पल है। अब इसको जो है इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, इसमें भी जो है क्या पाया जाता है, जान पाई जाती है। इसे भी काटते हैं तो
इसके पास जो है वाक शक्ति नहीं होने के कारण हम लोग को कुछ नहीं पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं, इसको क्या कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्राकृतिक वनस्पति यानी कि हरे पेड़ पौधे हो गए और वन्य जीव जो वनों में रहते हैं उसे वन्य जीव कहते हैं। तो ये जैव संसाधन के अंतर्गत आने वाले जो भी है उसको समझ में आया होगा। प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अब इधर आइए, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी बताए हैं कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः निर्माण या प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे क्या आप लोग जब भोजन करते हैं तो क्या एक बार यूज करने के बाद पुनः उसका निर्माण कर सकते हैं क्या? नहीं, दूसरा भोजन ग्रहण करेंगे, है ना। तो अनवीकरणीय संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। अनवीकरणीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो पुनः चक्रीय संसाधन और दूसरा अचक्रीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के? दो, पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन किसे कहा जाता है ये भी बताए थे कि वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है तब उसे क्या कहा जाता है? पुनः चक्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे हो गया धातु। धातु का पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी धातु का पुनः चक्रण किया जा सकता है। जैसे मेज बनता है या कोई भी जो है लोहे का बनता है ना, कोई भी पदार्थ या गेट बनता है लोहे का, तो उसमें क्या किया जाता है? बड़े से चादरा को काट करके जो है एक गेट के रूप में निर्माण किया जाता है। और नहीं तो देखे होंगे लोहार के पास जब कोई किसान जाता है अपने हल कुदाल या जो भी उसको उसमें धारा दिलाने के लिए, तो उसमें क्या करता है? लोहार पहले उसको गर्म करता है और गर्म करने के बाद जो है उसकी पिटाई करती है तो उसको जो है धारा मिलती है ना। धारा आने की उससे कृषि करने में आसानी हो। तो धातु हो गया। और पुनः चक्रीय संसाधन क्या हो सकता है? जैसे जल का पुनः चक्रण, पुनः चक्रीय संसाधन। अब जल का पुनः चक्रण किस प्रकार हो सकता है? तो जल का पुनः चक्रण जैसे जब वर्षा होती है तो जल जो है आसमान में ना जा करके कहाँ आता है? भूमि पर आता है। और वही भूमि जो है वही जल जो है भूमि पर आकर के जम जाता है और जमने के बाद जब सूर्य भगवान की जो है रोशनी आती है तो वह जल वाष्प बन करके पुनः आसमान में जाता है और बादल बनता है। और क्या बनता है? बादल बनता है। और बादल बनने के बाद जो है पुनः वर्षा होती है, यानी कि वर्षा हुई, जमीन पर आई जल, फिर जो है वाष्प बन करके आसमान में गया, बादल बना, बादल बनने के बाद पुनः जो है जमीन पर आया। इस प्रकार जल का पुनः चक्रण होते रहता है, तब उसे जल का पुनः चक्रण या जल चक्र कहते हैं। तो पुनः चक्रीय संसाधन समझ में आया होगा, हमको विश्वास है। अब दूसरा जो है अचक्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता है, तब उसे जो है क्या बोलेंगे? अचक्रीय संसाधन। जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कि जलावन पदार्थ है। जब हम लोग लकड़ी या कोई अन्य प्रकार के जलावन पदार्थ का यूज करते हैं तो क्या वो जल करके राख हो जाता है, तो फिर से उसका हम लोग उपयोग कर पाते हैं क्या? उसी प्रकार नहीं कर पाते हैं, वो व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो अचक्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, उसे अचक्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, ये सभी जो हो गया वो अचक्रीय संसाधन हो गया। अब देखिए मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो बताए, प्रकृति के द्वारा जो बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। मानवीय संसाधन मानव के द्वारा बनाए गए या प्राप्त किए गए संसाधन को मानवीय संसाधन कहा जाता है। अब मानवीय संसाधन के अंतर्गत देखिए संरचनाएं एवं गुणवत्ता।
संरचना एवं संस्था के आधार पर संरचना एवं संस्था के आधार पर जो है मानवीय संसाधन को, तो संरचनाएं कहने का मतलब होता है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर कहने का मतलब हो रहा है एक प्रकार का संसाधन है मार्कर। अब इसको बनाने के लिए बहुत प्रकार के वैज्ञानिकों ने पहले जो है सोचा होगा कि इसकी ढांचा, इसकी संरचना किस प्रकार दिया जाए, इसकी साचा किस प्रकार बनाया जाए ताकि इससे कई हजार कई लाख जो है मार्कर बनाया जा सके। तो वैसे संसाधन जिसकी संरचनाएं एवं संस्थाएं के आधार पर निर्माण या विकास किया जाता है या और उपयोग किया जाता है, तब उसे संरचनाएं एवं संस्थाएं के आधार पर संसाधन कहा जाता है। मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर वैसे संसाधन जिसका उपयोग मात्रा और गुणवत्ता को देखते हुए जो है किया जाता है, तब उसे क्या बोला जाता है, मात्रा एवं गुणवत्ता वाली संसाधन। जैसे दुनिया की जो भी संसाधन है वो मात्रा और गुणवत्ता वाली है, कुछ ना कुछ उसमें मात्रा भी है और उसमें कुछ ना कुछ गुण भी है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। और आज जो है हम लोग का पहला चैप्टर क्या हो चुका, समाप्त हो चुका। रखा हौसला हो, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। लगातार मेहनत करते रहिए और अगला वीडियो भी जो है हम देंगे। पहला चैप्टर समाप्त हुआ, बाकी अगला दिन। बाय।